हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। हम लोग पढ़ रहे हैं रिवॉल्यूशन कहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। उसमें हम लोग अब अगला चैप्टर इसका पढ़ाई करते हैं, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। कह रहा एज कंजर्वेटिव रीजन्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the province of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. कह रहे हम लोग अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था वहाँ पर अपना ताकत बढ़ा रहा था, अपना पावर बढ़ा रहा था, यूरोप के बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे कि आपका उदारवाद और राष्ट्रवाद जो है वहाँ बहुत तेजी से पनप रहा था, और इसको लोग रिवॉल्यूशन से, क्रांति से देख रहे थे। इसमें स्टेट थे इनका इटली, जर्मनी के कुछ राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे सब, आयरलैंड और पोलैंड, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ की तेजी से जो ये राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पनप रही थी। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. ये सब क्रांतिकारी जो यहाँ पर भावना आ रहा था, इसका नेता कौन बन रहा था, कौन नेतृत्व कर रहे थे इसके उदार राष्ट्रवादियों को, इसमें ज्यादातर जो है मध्यम वर्गीय लोग थे, जो कि पढ़े लिखे हो गए थे, जिनके पास पैसा आ गया था। उसमें कुछ लोग प्रोफेसर थे, कुछ लोग शिक्षक थे, कुछ लोग क्लर्क थे, कुछ लोग व्यापार कॉमर्शियल डिपार्टमेंट वगैरह में काम करते थे। ये सब लोग जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का। आगे आइए। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जुलाई 1830 में जो पहला उथल पुथल शुरू हुआ और विद्रोह जो है फ्रांस में शुरुआत हो गया। द ब्रूबो किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव reactions after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Philip at its head. नेपोलियन के बाद जो है, मौत के बाद जो है, ब्रूबो किंग को जो है फिर पावर दे दिया गया था। ये हम लोग देखे कि 1815 में जो नेपोलियन का ये हो गया, हार हो गया, तो उसके बाद जो है यहाँ पे फिर ब्रूबो साम्राज्य को दे दिया गया अपना सत्ता। लेकिन ये जो फिर नया रिवॉल्यूशनरी लोग आए, लिबरल लोग जो आए, उदारवादी क्रांतिकारी लोग आए, फिर उनको हटा दिए और उसके जगह पर एक जो है संवैधानिक जो है राजतंत्र का स्थापना उनके द्वारा किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया लुई फिलिप को। जो पहला अध्यक्ष जो बने उनका नाम था लुई फिलिप। When France is needed, Metternich once remarked, the rest of Europe catch cold. कह रहा मैट्रिक एक बार एक टिप्पणी किए थे कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप के सभी लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, पूरे यूरोप में जो है सर्दी जुकाम फैल जाता है। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स व्हिच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। तो क्या हो गया, जुलाई क्रांति जो हुआ, ब्रुसेल में विद्रोह बढ़ गया। इसका असर ये हो गया कि जो है नीदरलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया। ये पहला हुआ असर। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग में जो है राष्ट्रीय भावना का संचार कर लिया था, वह था यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। जो राष्ट्रीय भावना उनमें ज्यादा तेजी से विकास हुआ, फैला, पनपा, वो था यूरोप में यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। क्या हुआ, कैसे हुआ? ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी से यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ग्रीस जो है ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीस व्हिच बिगैन इन 1821। यूरोप में जब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रगति होने लगा, तेजी से बढ़ने लगा, तो यूनानियों ने आजादी के लिए 1821 में अपना संघर्ष शुरू कर दिया कि उनसे अलग हो जाए ऑटोमन एम्पायर से। Nationalists in Greece got supported from the other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathized for ancient Greek culture. उन लोगों को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूनान में जो राष्ट्रवादी लोग थे, बाहर से कर दिया गया था यूनान ग्रीस से, वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे।
पश्चिम यूरोप के बहुत सारे जो है लोग भी कुछ राज्य उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिनको कि यूनान का पुरानी सभ्यता जो है, प्राचीन यूनानी सभ्यता जो है, उनसे जिनको कि इंटरेस्ट था, जिनको की रुचि थी, जिनको सहानुभूति उससे था। यूनानी संस्कृति को हम लोग हेलेनिज्म कहते हैं, HELLENISM, उसको हेलेनिज्म बोला जाता है। Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support this struggle against the Muslim empire. कवि और कलाकार जो भी थे यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा कर रहे थे और एक मुस्लिम सम्राट के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए ये लोग जो है लोगों को जुटा रहे थे। जनमत जुटाया जा रहा था कि मुस्लिम सम्राट से इनको जो है राज्य से जो इनको अलग हो जाना है। उसमें थे द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन। तो उनका काम क्या था, लॉर्ड बायरन जो है इसके लिए फंड जमा किए, उसके बाद ये युद्ध में लड़ने भी गए, जहाँ की जो है 1824 में बुखार से उनकी मौत हो गई। जो बहुत ज्यादा मुखर थे लॉर्ड के भी लॉर्ड बायरन, जिनके द्वारा फंड वगैरह भी जुटाया गया, वो युद्ध भी लड़ने गए, लेकिन 1826 में बुखार से वो उनकी मौत हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अंत में जो है 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल का जो संधि हुआ, उसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे अब हम लोग आते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमानीवाद क्या था, रोमांटिज्म क्या था, क्या कल्पना था, उसके बाद जो है उससे राष्ट्रीय भावना का कैसे महसूस किया जाता था, इसके बारे में अब हम लोग आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ था। Culture played an important role in creating the idea of nation. Culture played an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feeling. राष्ट्र के विचार में जो है निर्माण में संस्कृति का एक अहम भूमिका था। उसमें कला, काव्य, कहानी, किस्सा, संगीत, ये सब जो है राष्ट्रवादी भावना लोगों में गढ़ने में, व्यक्त करने में बहुत सहयोग था। क्या चीज का था, पोएट्री का, स्टोरी का, म्यूजिक का, ये सब जो है लोग पुराने अपने कल्चर के बारे में जानते थे। जानकर सीखकर जो है राष्ट्रवाद की भावना और पनपने लगी, बढ़ने लगी। लेट अस लुक एट रोमांटिज्म, ए कल्चरल मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiment. इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं कि रोमांटिज्म क्या था, रोमानीवाद क्या था। एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। Romantic artists and poets generally criticized the glorification of religion and science and focused instead on emotions, intuitions and mystical feeling. आमतौर पर जो भी रोमानी कलाकार हुआ करते थे या कवि जो थे, तर्क वितर्क करके और विज्ञान के महिमा मंडन को आलोचना करते थे, और उनकी जगह वो लोग भावना, अंतर्दृष्टि जो उनके अंदर में है, आत्मा में है, और रसवादी भावनाओं पर इनके द्वारा जोर दिया जाता था। साइंस और विज्ञान वगैरह पर जो है लोग का आलोचना बहुत ज्यादा करते थे। अदर रोमांटिक such as the German philosopher John Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Volk. ऊपर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि विज्ञान का तो लोग ये करके आलोचना करते थे, लेकिन जो है अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देते थे। उन लोग का उनका ऐसा ही प्रयास एक सामूहिक विरासत की अनुभूति करना था, और एक साझा संस्कृति भी जो है अतीत में जो था, राष्ट्र में हमारा पुराना संस्कृति सभ्यता वगैरह कैसा था हमारे अतीत में, इस पर लोगों को ज्यादा जोर था। अब कह रहे जर्मन दार्शनिक थे योहान गॉटरफील्ड, उनके हिसाब से जो रोमानिक चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसकी आम लोगों, दास वोल्क, आम लोग को वो लोग उनके लैंग्वेज में दास वोल्क बोला जाता था। दास वोल्क में ही नींव थी, उसी में समाहित थी। राष्ट्र को ये लोग बोलते थे वॉल्क सेगिस्ट। वॉल्क जिस्ट जो है इनका राष्ट्र को बोलते थे। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्यों में प्रकट होती थी। It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nations was popularized. So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building.
तो इसलिए लोग का एक विचार हुआ कि लोक संस्कृति जो है इनके स्वरूपों को एकत्र किया जाए, किस किस फॉर्म में पुराने जमाने में थे इसको एकत्र किया जाए और अंकित करके जो है राष्ट्र के निर्माण के लिए ये बहुत आवश्यक है। इनका जो है जो हमारे दार्शनिक थे गॉटरफील्ड साहब, उनका ये मानना था। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य क्या था इनका? केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस नहीं लाना था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। जो क्यों? उसमें ज्यादातर लोग जो है पढ़े लिखे हुए नहीं थे, इलिटरेट थे। दिस वाज स्पेशली शो इन द केस ऑफ पोलैंड। विशेषतः जो है यह पोलैंड पर ज्यादा लागू होता था, पोलैंड के लिए ज्यादा लागू था। क्यों? विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर। क्योंकि 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसे बड़ी बड़ी शक्तियां जो थे, ग्रेट पावर थे, इसका विभाजन कर दिए थे। इसको जो है अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र राष्ट्र उनका नहीं था, भूक्षेत्र अब में नहीं आता था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। Even though Poland no longer exists as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. कैरोल की जो है राष्ट्रीय संघर्ष का अपना एक ओपेरा चलाते थे और संगीत से जो है गुणगान किए कि कैसा हमारा संस्कृति था, क्या हमारा अतीत था। और पोलनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। दो हिज ओपेरा म्यूजिक टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलनाइज एंड माजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। यद्यपि पोलैंड स्वतंत्र राज्य नहीं था, भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना वहां पे जीवित रखी गई। जैसे कि कैरोल कुप्स्की जो थे राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ओपेरा चलाते थे, तो अपना राष्ट्रीय संघर्ष के नाम पर अपना ओपेरा और संगीत से गुणगान करते थे राष्ट्र के बारे में। और पोलनेस और माजूरका जैसे उनका लोक नृत्य जो उनका फोक डांस था उसको जो राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया कि जो हमारा राष्ट्र की जो है पहचान है। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। अब यहाँ पर भाषा भी जो है राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज इम्पोज्ड एवरीवेयर। रूसी कब्जे के बाद जो है पोलिश भाषा को, पोलिश जो लोग बोलते थे, स्कूल से हटा दिया गया और वहां पर जबरन जो है रूसी भाषा पढ़ाने के लिए उन पर फोर्स किया गया, जबरदस्ती जोर डाला गया। In 1831 an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. 1831 में जो है रूस के विरुद्ध जो है एक सशक्त विद्रोह भी हुआ, लेकिन उसको कुचल दिया गया, दबा दिया गया। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. इसके क्या हो गया? इससे अनेक सदस्य, इससे जितने भी क्लर्जी वगैरह जो लोग थे, समुदाय के लोग, फॉलोइंग दिस मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड, पोलैंड में जो भी क्लर्जी वगैरह थे वो कुलीन वर्ग थे, ये जब भाषा को एक हथियार बना लिए कि जो हम राष्ट्र के लिए जो है लड़ेंगे, भाषा को अपना एक हथियार बनाएंगे। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। चर्च के आयोजन में या किसी भी धार्मिक शिक्षा में पोलिश का ही लोग इस्तेमाल करने लगे। As a result, large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach Russian. इससे क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जो पादरी या बिशप थे उनको जेल में डाल दिया गया, या रूसी अधिकारियों के द्वारा सजा के तौर पर उनको साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। The use of Polish came to be seen as a symbol of a struggle against Russian dominance. तो इस तरह से जो है पोलिश भाषा को जो रूस के प्रभुत्व को विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखा जाने लगा। ये यहाँ तक पर थोड़ा सा ये और पढ़ लें, उसके बाद आज का पढ़ाई बंद करते हैं। क्या है ग्रीम ब्रदर्स फोक टेल्स एंड नेशनल बिल्डिंग क्या है? ग्रिम्स फेरी टेल्स का एक जाना माना नाम है, किससे कहानियां इनके बारे में ज्यादा इनके द्वारा बनाया गया है। तो जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम बंधु जो है 1875 में और 1786 में जो है दोनों का 1785 और 1786 में क्रमशः दोनों भाई का एक साल आगे पीछे जन्म हुआ था। ये दोनों भाई कानून पढ़ते थे। उस समय इन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
जहाँ जहाँ से मिलता था वहाँ वह इकट्ठा करते थे, नोट कर लेते थे। वे 6 साल तक करीबन जो है गांव गांव घूम कर यही काम कर रहे थे, वहाँ के पुराने लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथा को जानकारी मिलते ही उसको लिख कर रख लेते थे। ये कहानियां जो है बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आने लगी। जब ये कहानी प्रिंट हुई तो बच्चों और बड़ों सभी को जो है ये कहानियां पसंद आने लगी। These were popular both among children and adults. In 1812 they published their first collection of tales. 1812 में उन्होंने कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। जो भी कहानी इनके द्वारा इकट्ठा किया गया 1812 में 1812 में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया। बाद में दोनों भाई जो है उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्होंने विशेष रुचि लिया। इस बीच इन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित किया। 33 वॉल्यूम जो है डिक्शनरी जो है जर्मन लैंग्वेज का इनके द्वारा पब्लिश किया गया। द ग्रीम ब्रदर्स आल्सो सॉ फ्रेंच डोमिनेशन एज ए थ्रेट टू जर्मन कल्चर एंड बिलीव्ड दैट द फोक टेल्स दे हैड कलेक्टेड वर एक्सप्रेशंस ऑफ ए प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट। ये जो बंधु ग्रीम बंधु थे, इनको लगता था कि फ्रांस का जो वर्चस्व है जर्मन की संस्कृति को समाप्त कर देगा। ये उनका विश्वास था कि जो भी लोक कथा, उनका ये भी कहना था कि जो भी हम लोक कथा इकट्ठा किए हैं वो विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति है। इससे जो है फ्रांस का डोमिनेशन जर्मन संस्कृति पे नहीं होगा। लोक कथा इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को वो फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने के व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। उनके हिसाब से जो है ये सब जो उनके द्वारा काम किया गया वो ये था कि फ्रांस हमारे संस्कृति के ऊपर अपना डोमिनेंस न साबित करे, अपना अधिकार न जमाए और उनका जर्मन लैंग्वेज जो है उसी तरह से बहाल है। तो आज का हम लोग पढ़ाई यहीं तक करते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ जितना दूर तक पढ़े हैं अभी तक उससे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है। वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग उसको करेंगे। ये क्वेश्चन है, पहला है द फर्स्ट अपहेबल टुक प्लेस इन फ्रांस, कब हुआ था, ये आपको जगह पर भरना है। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के बाद मतलब आप क्या समझते हैं सो लिखिए। तीसरा, व्हिच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। चौथा सवाल है कंजर्वेटिव्स डिड नॉट बिलीव इन एस्टैब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग, खाली जगह है इसको भरिए, क्या में वो विश्वास नहीं करते थे। ड्यूक मैट्रिक जो है डिस्क्राइब गिसेप्पी मैजिन, क्या उनके बारे में उनका कहना था, इसके बारे में हम लोग पिछले दिनों पढ़ चुके हैं। Who said these words when France is the rest of Europe catches a cold, किसके द्वारा कहा गया है कि फ्रांस जब छिकता है तो पूरे यूरोप को जो है सर्दी खांसी लग जाती है। Who was John Gottfried Frege, कौन थे, इनके बारे में बताइए संक्षिप्त में। सारे सवाल छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े नहीं है, सब एक 2 लाइन में सबका जवाब है। What factors gave rise to spirit of nationalism, राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, क्या फैक्टर था। Who was Lord Byron, लॉर्ड बायरन कौन थे। और तीसरा अंतिम सवाल है द यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, ये क्या है, सही है या गलत है, ये लिखना है। ठीक, थैंक यू बच्चों, फिर अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। आप लोग देखिए भाई कॉपी में लिखिए। कुछ लोग आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है तो मुझे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, इसलिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पे लिखिए। और नहीं होता है तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, अगर आपका वो नहीं काम कर रहा है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आप ऑफिस से ले लें या करिए तो मैं बता दूं, मेरा नंबर है 8400404068। थैंक यू बच्चों, वंस अगेन बॉयज एंड गर्ल्स सभी को थैंक्स।